पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजार का भरपूर एक्शन शुरू होने वाला है आपके लिए और हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आपकी मदद करने के लिए है। मयूरेश जोशी, राकेश बंसल, आशीष चतुर्मोता और प्रकाश दीवान। शुरुआत करें भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। उससे पहले एक नजर डाल लें एशियाई बाजारों पर और एसजीएक्स निफ्टी पर। 15 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन निचले स्तरों से सुधार देखने को मिला है। लगभग 35 अंक नीचे तक हमने देखा था और इस सुधार की वजह कुछ एशियाई बाजार हरे निशान में। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि बड़ा उतार चढ़ाव भरा कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हांगकांग लगभग आधा % नीचे था, लगभग आधा % ऊपर हुआ, अब एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। शंघाई में भी वही रुझान है और बाकी बाजारों में निक्केई को छोड़ दीजिए, क्योंकि निक्केई कल बंद था, तो कल हम जो इतना तेजी से गिरे वो निक्केई को कवर करना बाकी है, तो 1.5% निक्केई इसलिए नीचे। बाकी बाजारों पर फोकस कीजिए जहां मामूली से ऊपर और नीचे की तरफ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो देखना ही होगा एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर क्या हम कमजोर खुलते हैं या 8500 के ऊपर। ये अब से कुछ सेकंड्स में पता चलेगा और पता चलेगा कि रुपए की शुरुआत कैसी होती है। कल 3 पैसे की मजबूती दिखी, 66 रुपए 74 पैसे पर जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आए कल के सेशन में। एलएनटी, एक्सिस और आईटीसी। मयूरेश, इन 3 शेयरों पर आपकी राय? खबरें आ रही कि अब फाइनली सरकार तैयारी कर रही है सूटी की हिस्सेदारी बेचने की और एलएनटी को लेकर शायद सबसे पहले ये हिस्सेदारी बिकती हुई दिखे। जिन लोगों के पास ये 3 शेयर हैं वो क्या करें और जो खरीदने का मन बना रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, आई थिंक जो एक ओवरहैंग है सूटी के सेल का, आई थिंक आज एलएनटी का अगर होता है तो आई थिंक एक ओवरहैंग एलएनटी से एटलीस्ट दूर होता है। बट आई थिंक बाकी 2 शेयरों पे आई थिंक बिल्कुल बना रह सकता है। बट इंडिविजुअली आई थिंक अनिल जी तीनों स्टोरी में आई थिंक दम है। अगर आप देखें एलएनटी में आई थिंक इट्स अ प्रॉक्सी टू द इंडियन इकोनॉमी, और अगर हम आस और उम्मीद लगाए बैठे कि अगले 3 से 4 क्वार्टर में जैसे केपेक्स रिकवरी हमें दिखेगी स्पेसिफिकली प्राइवेट साइड से, एलएनटी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें हो रही है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स एंड एक्जीक्यूशन, बट आई थिंक जनरली द परफॉर्मेंस has been good. So I think डिक्लाइंस पे अगर मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक स्टैगर्ड मैनर में एलएनटी बिल्कुल देखा जा सकता है। सिमिलरली एक्सिस बैंक के लिए आई थिंक खराब नतीजे पोस्ट किए थे, प्रोविजनिंग बढ़ी थी। इट इज प्रोबेबल कि Q3 Q4 में भी इतनी प्रोविजनिंग रहे और जितनी इन्होंने आई थिंक एक वॉच लिस्ट दी है वो पूरी की पूरी रिकग्नाइज कर ले। अगर हम ये अनुमान लगाते हैं तो जो क्रेडिट कॉस्ट सिस्टम ने बिल्ड इन किया अराउंड 160-180 पिप्स, अगर वो भी होता है ये वर्ष में, तो मुझे लगता है FY18 विल बी मच बेटर, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट काफी कम होंगे, क्रेडिट ग्रोथ कैन improve। तो मेरे ख्याल से डायनामिक्स आर इन फेवर ऑफ कॉर्पोरेट फेसिंग रिटेल बैंक्स एज वेल। तो अगर डिक्लाइंस पे एक्सिस बैंक भी मिलता है एक स्टैगर्ड मैनर में ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक डिक्लाइंस पे अगर ये सारे शेयर्स मिलते हैं, आई थिंक बिल्कुल एक स्टैगर्ड वे में एक अप्रोच करना चाहिए एंड देन यू हैव टू होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। आई थिंक काफी अच्छा। और इस बीच बाजार खुलते हुए प्री ओपनिंग सेशन में बता दूं आपको, हरे निशान के साथ शुरुआत होती दिख रही है। निफ्टी में 18 अंक ऊपर और सेंसेक्स 4 अंक ऊपर है और इस तेजी को लीड करने की कोशिश आईटीसी करता हुआ दिख रहा है। 3% मजबूत, 1 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट की हुई है शुरुआत। रुपया 66.73 पर खुलता हुआ दिख रहा है। तो रुपए में 66.72, 1.5 से 2 पैसे की मजबूती इस वक्त आपको नजर आएगी। तो शांत शुरुआत रुपए में होती हुई दिख रही है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी कहां सेटल होते हैं प्री ओपनिंग सेशन में। एचडीएफसी, हाँ ये एक खबर रहेगी, एचडीएफसी ने अपने होम लोन्स की दरें मेरे ख्याल से 15 बेसिस पॉइंट घटाई हैं। कल देर शाम ये खबर आई है। एचडीएफसी दूसरा बड़ा गेनर है इस वक्त निफ्टी में आईटीसी के बाद। तो अगर आज बाजार को बढ़ना है तो अकेला जो स्टॉक शायद ऊपर ले जाने की कोशिश करे वो होगा आईटीसी। फार्मा शेयरों पर दबाव दिख रहा है। सन लुपिन डॉक्टर थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। यूएस में जो खबरें आई हैं फार्मा शेयरों पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वहां के फार्मा शेयर काफी तेजी से गिरे, तो देखना होगा हमारे यहाँ फार्मा शेयरों पर ग्लोबल फार्मा शेयरों की मंदी कमजोरी का असर पड़ता है। यदि हाँ तो कितना पड़ता है वो देखा जाए। तो एक राय इसी पर ले ली जाए आशीष से। वायदा कारोबार में आशीष, अगर कोई फार्मा शेयर शॉर्ट करना हो तो सबसे कमजोर कौन सा दिखता है आपको? अनिल जी, बेस्ट कैंडिडेट होगा सन फार्मा, क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक ने करीब लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से बिल्कुल एक सीरियस अंडर परफॉर्मर रहा। बट कहीं ना कहीं इसने एक बेस बनाया 700 के आसपास और कंटिन्यूसली 700 से 800 के बीच में ये कंसोलिडेट हुआ। मेरा ये मानना है कि जिस तरह का बिल्डअप लास्ट 3-4 महीनों में स्टॉक में बना है, उसको देखते हुए ये लगता है कि 700 के लेवल्स जो ब्रेक होंगे, और जब भी ये लेवल्स ब्रेक होंगे ये स्टॉक कम से कम 650 से आपके सामने देखो, आपके बोलते बोलते हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है अनिल जी ये
ये पोजिशनली एक शॉर्ट कैंडिडेट है। 650 का टारगेट जो वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आने वाले दिनों में सन फार्मा अगर से 600 के नीचे के भी स्तर दिखाता है, तो ओवरऑल मुझे लगता है पोजिशनली एक बहुत स्ट्रांग शॉर्ट कैंडिडेट सन फार्मा है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि भारत में ही ये जांच हो रही है कि दवाओं के दाम अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी जांच हो रही है। भाई दी आपको बता दूं, ये जांच 2 साल पहले शुरू हो चुकी थी, और इस जांच में जो अब निकल कर आया है सन फार्मा के लिए खराब इसलिए सबसे ज्यादा हो सकता है अनिल, क्योंकि टेरो उस जांच के दायरे में है, माइलन टेवा भी है, टेरो भी है। तो अब देखना होगा इस जांच का आउटकम क्या निकल कर आता है। सन फार्मा 1000 रुपए के ऊपर से आप देखिए जब इसने करेक्शन देना शुरू किया, प्रकाश तब कितना बड़ा फॉल देखा जा चुका है, ये बताइए और नीचे आ सकता है क्या, और इस खबर को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, इस खबर से डायरेक्ट इम्पैक्ट सन फार्मा को इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं आएगा, बट सब्सिडरी अगर वो हो रही है, इन्वेस्टिगेट हो रही है तो फर्क पड़ता है, और उसका पोर्टफोलियो जो है करीब 28% कंट्रीब्यूट करता है। बट माई सेंसेस इससे सन फार्मा का जो बड़ा इशू जो रहा है वो ये है कि उन्होंने जो रैनबैक्सी का एक्विजिशन किया, प्रमोटर्स ने अपने काफी बड़ी तादाद में पैसे एनर्जी सेक्टर में, विंड एनर्जी में लगाए, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हुए हैं उसमें सन फार्मा का कहीं ना कहीं जो वजूद था या जो एक प्रीमियम मिलता था एज अ टॉप प्लेयर फार्मा, उसमें अभी भी मार्केट शेयर वाइज है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चैलेंजर्स जो हैं वो ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहे हैं, और सन फार्मा एज ए लीडर जो है वो अपनी लीडरशिप पोजीशन ज्यादा दिन टिका पाए वो मुश्किल होगा। जैसे आशीष भी कह रहे हैं कि वो टैक्टिकल शॉट है, आप उसको 6 महीना दीजिए, ये 6 हफ्ते में मत कुछ सोचिए कि हो जाएगा, ठीक बात है। तो आपको इसमें 150-200 रुपए की भी मंदी दिख सकती है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज उसको शॉर्ट करें या वो करें, बट अगर किसी को लेना है तो इसके अलावा कोई चीजें देख लें। लुपिन बहुत अच्छा है, उसको देखें, बट सन फार्मा में इश्यूज आर मोर टू डू विद स्ट्रक्चरल डिस्ट्रैक्शंस। ये जो आप जिसको टेक्टिकल शॉर्ट कहते हैं उसको क्या हम हिंदी में सदाबहार शॉर्ट, सदाबहार मंदी वाले शेयर कह सकते हैं? नहीं, टैक्टिकल शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आज आपको पता है, जैसे भारतीय 6 महीने पहले कई लोगों ने वही बताया कि भारतीय आइडिया को दिक्कत आनी है, कब आनी है पता नहीं है, आपको ये 1 महीना लगे या 4 महीने लगे। तो आइडिया तो देखिए तो 118-20 से आज अब आशीष 70 के भी नीचे इसको ले जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी आपको 6 महीने में इतना वो वैल्यू सबसे दूर का फ्यूचर शॉर्ट कर दें और बैठ जाएं, भूल जाएं, ये शायद एक सही रणनीति होगी। बायोकॉन, लेकिन इसके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, और ये शेयर देखिए सन फार्मा अपने हाई से नीचे आ रहा था, बायोकॉन ऊपर जा रहा था, और आज भी देखिए अच्छी खबर बायोकॉन के लिए आती हुई। राकेश चार्ट देखकर बताइए, ईयू में एक और बायोसिमिलर की फाइलिंग इन्होंने कर दी है। एक ऐसी दवा है जो डायबिटीज को ठीक करने में मदद करती है, इंसुलिन बनाती है, उसको ये चाहते हैं वहां पर मार्केट किया जाए, और यूरोपियन यूनियन ने, वहां के रेगुलेटर ने उस अर्जी को ले लिया है। बायोकॉन में क्या तेजी हो सकती है आज? देखिए हेमंत जी, बायोकॉन में भी चार्ट्स डिस्टॉर्टेड हैं, एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। कल की क्लोजिंग 907 की थी, अगर ये स्टॉक ऊपर में 936 के ऊपर निकलता है तब टेक्निकली ये बाय मोड में आएगा। 936 के लेवल्स की वेट करनी चाहिए ऊपर में डिसाइसिवली टूटने के लिए। हेमंत जी, अगर ये लेवल्स टूटे तभी बाइंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप मार्केट्स को देखें तो यूएस मार्केट्स ने एक मेजर ब्रेकडाउन दिखाया डे बिफोर यस्टरडे, बट इस तरह के ब्रेकडाउन के बाद बहुत बड़ा डिक्लाइन कल के सत्र में देखने को मिलना चाहिए था, जो कि देखने को नहीं मिला है। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। सुबह जब आए थे तो ऐसे स्टॉक्स नजर नहीं आ रहे थे जहां पे ट्रेडिंग की जा सके, बट 2 स्टॉक्स, एक आईटीसी जिसका चर्चा हुआ है जहां पर मुझे लगता है एक रैली देखने को मिल सकती है 245 के ऊपर, दूसरा सन फार्मा जैसे आशीष ने भी बोला बहुत बड़ा क्रैक है, जैसे आशीष भी बता रहे हैं 650 तक के स्तर शायद उसमें देखने को मिले, तो उन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए जहां टेक्निकली पैटर्न्स काफी क्लियर हैं और मार्केट किधर भी जाए उनके पैटर्न, मतलब जिस डायरेक्शन में उनका पैटर्न है उधर ही उनका मूव हो। तो ऐसे में आईटीसी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। मार्केट किधर भी जाए और स्टॉक करे दमदार प्रदर्शन, और वो स्टॉक मिलते हैं आपको हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में, जब स्टॉक 2020 का मैच खेला जाता है। तो बता दूं मैं आपको आज कौन से हैं 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जो दिन के दौरान और बाद में बाजार बंद होने के बाद आपकी बैलेंस शीट दिखाएंगे, पॉजिटिव रिटर्न आएंगे अच्छे। आइए देख लेते हैं एक अपडेट। पूरी
टीम पे नजर डालते हैं। यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली दोनों के शेयर हैं। 2 स्टॉक L&T सूटी के शेयर बेचने की वजह से, और टाटा केमिकल में जो SBI कैपिटल ने अपने फ्रेश शेयर बेचे उसकी वजह से शॉर्ट करिए। लेकिन केम फैब एल्कलीज बेहतरीन नतीजे, फैक्ट अच्छे नतीजे, ये खरीदारी करके यहाँ पे चलिए। BPL में खरीदारी करिए क्योंकि GST के बाद इफेक्टिव टैक्स रेट व्हाइट गुड्स और कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं उनमें कम होगा, इसलिए उसको फायदा होगा। बायोकॉन के लिए अच्छी खबर है, यूरोपियन रेगुलेटर के पास इन्होंने अपना एक रिव्यू जमा किया इंसुलिन के लिए, वो एक्सेप्ट हो गया, तो वो बड़ा पॉजिटिव। बर्जर पेंट बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी पेश किए, इसलिए खरीदारी करें। अक्ष ऑप्टिक फाइबर जो टेलीकॉम रेवोल्यूशन हो रहा है उसका बड़ा फायदा होगा। सिनेलाइन इंडिया सेक्टर्स लगता है कि जो नतीजों से पहले एक बड़ी तेजी बनने वाली है उसकी वजह से खरीदारी इसमें करके चलना चाहिए। मेरी टीम पर नजर डालिए, आज गेंदबाज थोड़े से ज्यादा हैं और वो इसलिए क्योंकि देखिए एशियाई बाजार और कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। हमें सिलेक्टर्स को लगता है कि आज हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, तो यहाँ पर थोड़े बायर्स गायब होंगे। यू नेवर नो, ओवर द वीकेंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई अच्छी खबर ना आ जाए, ये डर लग रहा है मार्केट को अगले हफ्ते होने वाले यूएस के इलेक्शन से पहले। इसीलिए इंडो काउंट में बिकवाली की राय, जस्ट डायल में बिकवाली की राय। महंगे शेयर हैं और अपने हाई से आधे हो चुके हैं और नीचे जाने का दमखम रखते हैं। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, जिस तरह से साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में बोर्डरूम बैटल चल रहा है, उसके चलते यहां पर भी दबाव देखने को मिलेगा। और दूसरी खराब खबर ग्लोबल बाजारों से आ रही है कि दोनों ही शेयर उस दिन कमजोर ज्यादा होते हैं जब ग्लोबल मार्केट की तस्वीर कमजोर हो, और आज का दिन भी देखिए ऐसा ही है। HDIL ये हाई बीटा शेयर है, इस सेक्टर के लिए कोई रिवाइवल के संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं, यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। और नीरज जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि L&T में हो सकता है सरकार सूटी की हिस्सेदारी बेच दे, तो वो हिस्सेदारी बिकने के बाद बाजार को डर लगेगा कहीं एक्सिस में भी हिस्सेदारी ना बिकती हुई नजर आए, तो यहां पर प्रेशर देखा जाएगा। और एक थीम है जो आपके लिए पैसा बनाकर दे सकती है लॉन्ग टर्म में, और वो ये है कि अच्छे शेयर, अच्छे बिजनेसेस को इस तरह के अनिश्चितता वाले मार्केट में आपको खरीदना चाहिए। एप्कोटेक्स अगर नंबर्स अच्छे आ जाते हैं तो एक री रेटिंग होती हुई दिखेगी, इकरा के नंबर्स अच्छे आए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए अच्छा परफॉर्मेंस रेटिंग एजेंसीज दे ही रही हैं। और कोलगेट जैसा शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। GST को लेकर जो अनसर्टेनिटी थी वो भी खत्म हो चुकी है कल के वित्त मंत्री के बयान के बाद, और गोल्डन टबैको के लिए भी आज राहत की बात। सिगरेट कंपनियां आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं एज अ सेक्टर, तो यहां पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज आपको अच्छा इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देने वाले हैं। और देखिए ITC जिसका जिक्र आज हमने बाजार खुलते ही किया था, क्या तेजी देखने को मिल रही है, और यही एक ऐसा इकलौता शेयर है जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी आज रिकवरी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर तो दरअसल आज निफ्टी में तेजी का पीछे ITC ही होने वाला है। इसके पीछे देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स और गोल्डन टबैको। तो सिगरेट की कंपनियों की सारी दिक्कतें सुलझती हुई दिख रही हैं इस स्पष्टीकरण के आने के बाद जो वित्त मंत्री जी ने कल दिया। ये बताइए ITC तो इतना बड़े गैप अप के साथ खुलेगा, क्या दूसरी सिगरेट कंपनियों में अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको प्रकाश? नहीं, सारी सिगरेट कंपनीज में इसमें आप इसका VST को का भी समावेश कर सकते हैं, बट इम्पोर्टेंटली ITC का कॉम्बिनेशन देखिए आप। इवन सिगरेट तो है ही है 55% कॉन्ट्रीब्यूटर इनके उसमें, बट FMCG में भी जो ये अलग प्रोडक्ट्स में है वहां भी तो इम्प्रूवमेंट हम देख ही रहे हैं। अगर आप HUL को इतना वो बोल रहे हैं, कोलगेट को इतना पॉजिटिव देख रहे हैं, तो ITC के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं चल सकते? तो बिस्किट्स हैं, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है, ये आटा है, ये हर एक चीज में फर्क पड़ेगा। तो ITC का तो कॉम्बिनेशन ही बहुत यूनिक है। ये सिगरेट में जो मार पड़ना था वो नहीं आ रहा, और FMCG और स्टेपल्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आई थिंक, और बाकी सब बिजनेसेस तो ITC के ऐसे ही रंगत लाते हैं, सब अच्छी चीजें चलती हैं। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि ITC की री रेटिंग थोड़ी सी अब होना शुरू हो जाएगी। 300 का टारगेट क्रेडिट स्विस ने एक ही दिन में दे दिया। ये बताइए इतना गैप अप ऊपर खुलता है तो क्या फिर भी तेजी करनी चाहिए? सवाल क्योंकि यही है, सब लोग अब यही सोच रहे होंगे यार ये तो मिस हो गया, कल ले लेते तो फायदा होता। 4.5% ऊपर खुल रहा है, कितना ऊपर जा सकता है आज? देखिए मैं तो समझता हूं कि स्ट्रेंथ में इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि कारण ये कि बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा है और एक दिन गैप अप होने से कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फॉलो अप बाइंग इसके अंदर में देखने को मिलेगी। तो मैं समझता हूं अगर से ऊपर खुलता भी है थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 275 280 के लेवल्स को टेस्ट करने का। शॉर्ट्स बने हुए हैं इसमें? देखिए शॉर्ट्स तो मैं नहीं कहूंगा कि बने हुए, बट डेफिनेटली लॉन्ग्स नहीं बने थे, और इस न्यूज के बाद काफी लॉन्ग बिल्डअप इसके अंदर में देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है इसमें? ITC में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स है नहीं, सही बात ये है। लोगों ने पोजीशन ही कम कर दी, थोड़ा अंडर ओन्ड है कंपेरेटिवली, क्योंकि लोगों को डर यही था कि
अच्छा, शॉर्ट करने में भी डर लग रहा था कि पता नहीं शॉर्ट करें और रेट्स क्या आ जाए, तो मामला बड़ा था, इसलिए मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग ये बड़ा ट्रिगर। और मुझे लगता है आईटीसी जैसा आप कह रहे हैं कि अब इतना ऊपर खुल जाएगा। एक और स्टॉक गॉडफ्रे फिलिप्स, ये 4-4.5% ऊपर, 10%, आपके 10% दिख रहा है, क्या बात है। 10% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स और गोल्डन टोबैको में। हाँ, गोल्डन टोबैको, जीटीसी, ये स्टॉक है, तो फिर इनमें मौका देखा जाए क्या खरीदारी करने का? चार्ट्स पर गॉडफ्रे फिलिप्स या फिर जीटीसी गोल्डन टोबैको कैसे दिख रहे हैं, राकेश आप बताएं। अनिल जी, दोनों का ही टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट इन दोनों में से ज्यादा बेहतरीन स्ट्रक्चर गॉडफ्रे फिलिप्स का लगता है, जहां पे स्टॉक में नीचे में 1390 के अराउंड एक सपोर्ट लिया हुआ है। और जिस तरीके से गॉडफ्रे फिलिप्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बार ये स्टॉक में कल की क्लोजिंग 1398 की थी, इन स्तरों पे बाय करके चलना चाहिए। और इस स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ऊपर में मुझे लगता है 1600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और गोल्डन टोबैको का टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा विपरीत है, इस स्टॉक ने कल के सत्र में करेक्शन दिखाई थी, पर डेफिनेटली स्टॉक को मौजूदा स्तरों पे बाय किया जा सकता है। नीचे में 56.5, 57 एक अच्छा सपोर्ट है। और ये स्टॉक में मुझे लगता है 62, 63 इमीडिएट टारगेट है। और एक बार 62 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग लेता है या डिसाइसिवली क्रैक करता है, तब ये स्टॉक एक अलग टेरिटरी में एंटर करेगा, तब 68, 69 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त। और बता दूं आपको कुछ स्टॉक जो आज नतीजों के दम पर बड़े एक्शन में दिखेंगे, कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे। एसाब इंडिया 6% ऊपर है। फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ये 3.5% मजबूत है। कैमफेब ये एक और स्टॉक है 3.5% मजबूत है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स मुरुगुप्पा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी 3% ये मजबूत है। एम्फेसिस, इसके नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए। एम्फेसिस को देखिए 1.5% के आसपास की यहाँ मजबूती है, लेकिन कुछ कमजोर नतीजे वाला भी शेयर है मेरे पास में। माफ कीजिएगा, टीडी पावर 3% नीचे है। मैग्ना फिनकॉप 1% नीचे। ईस्ट इंडिया होटल EIH ये 1% नीचे। ये तो नतीजे के दम वाले एक्शन में स्टॉक्स जो दिख रहे हैं। अच्छा, और इंडो अमाइंस कल का स्टॉक जो 20% ऊपर के सर्किट पर था, आज फिर से 10% ऊपर नजर आ रहा है, तो ये स्टॉक एक्शन में थोड़ा मुझे दिख रहा है। निफ्टी में ITC 4.5%, 250 के पार निकलता हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा 2%, यस बैंक, कोटक। ओके, तो बैंकिंग शेयरों में थोड़ी खरीदारी आ रही है। ढेल मजबूती, कमजोर क्या है? चलिए, पहली टिक आप आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है बाजारों की हरे निशान में। पहली टिक पर 35 अंक ऊपर सेंसेक्स था, 12 अंक ऊपर है। निफ्टी 6 अंक ऊपर नजर आ रहा है। तो शुरुआत तो मजबूती के साथ हुई, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आ रही है। ओ, ये तो गए फार्मा शेयर सारे। डॉक्टर 4.5% नीचे, सन 4.5% नीचे, लुपिन 3.5% नीचे, औरोबिंदो 2% नीचे। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स में जो फार्मा शेयरों की पिटाई होती दिख रही है, उसका असर पड़ रहा है और यही शेयर दबाव बना रहे हैं। जब टॉप 3 लूजर फार्मा वाले हो, 3 से 5% नीचे हो, तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल है। हालांकि निफ्टी में पूरी कोशिश है ITC की, 5.5% का बड़ा उछाल ITC में। लीवर 1.5% नीचे है, माफ कीजिएगा ऊपर है। और आइडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा मजबूती के साथ खुलते हुए दिखे, तो बड़ी मुश्किल से बाजार ऊपर बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ITC की वजह से। अदरवाइज फार्मा शेयरों ने सेहत खराब करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं। टॉप लूजर सारे फार्मा शेयर, 6 फार्मा शेयर टॉप लूजर है। सन, डॉक्टर, लुपिन, ओरो, स्ट्राइड्स, ग्लेनमार्क। तो टॉप 6 लूजर यही है। और उसके बाद L&T, जहां सूटी की स्टेक बिकने की बात चल रही है। उसके बाद फिर से केडिला, वोखार्ड। मतलब फार्मा शेयरों का आज बिल्कुल मतलब कचरा कर दिया है मार्केट का, तो यहां पर बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। ITC, कोलगेट टॉप गेनर है। उसके बाद लीवर, मैरिको, ये अच्छे मजबूत है। फार्मा में एक ही अलग से है हटके, वो है बायोकॉन, जहां अच्छी खबरों के दम पर तेजी होती दिख रही है। और वेदांता, जिंक, अच्छा मेटल्स मजबूत है। ये है इस वक्त। इस बीच बाजार फिसल गए हरे निशान से लाल निशान में, ये साफ दिख रहा है। 1415 रुपए के भाव पर L&T में ब्लॉक होना शुरू हो चुके हैं। L&T के स्टॉक पर रखिए नजर। 3% नीचे जो फ्लोर प्राइस की बात की जा रही थी, 1415 रुपए 66 पैसे की कमोवेश वहां पर ब्लॉक्स होना शुरू हुए हैं, ये नजर आ रहा है। 0.5% का एक ब्लॉक दिख रहा है, 0.11% का एक और ब्लॉक दिख रहा है। तो ब्लॉक डील शुरू हो चुकी हैं। और देखिए 1415 से शुरू हुआ 1418 तक। तो सूटी की स्टेक बिकती हुई इस समय दिख रही है। तो L&T के अलावा फिर नजर रखिएगा
एक्सिस पर भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही हो जाएंगी कि अब शायद सूटी कहीं एक्सिस में भी हिस्सेदारी ना बेचना शुरू करे, तो ये एक बड़ा सौदा जो रिपोर्ट करना होगा। लेकिन आप देखिए आईटीसी के अलावा कोलगेट में तेजी देखने को मिल रही है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने जिस तरह से इसको अपग्रेड किया है, और कुछ ब्रोकरेज हाउसेज कह रहे हैं कि 18% का ही अगर टैक्स इनको देना पड़ेगा जीएसटी के दर के हिसाब से, तो इनके लिए बड़ी राहत हो सकती है, क्योंकि इस समय 25 से 27% का टैक्स ये कंपनी भर रही है। एचयूएल में तेजी देखने को मिलेगी। एशियन पेंट्स देखिए मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गिरावट कहाँ है? गिरावट जर्नल बता रहे हैं फार्मा शेयरों में है। और एक बार फिर से आपको बता दूं, अमेरिका में 2 साल पहले एक जांच शुरू हुई थी और माना जा रहा था कि ये कंपनियां वहां पर मिलजुल कर कीमतों को बढ़ा रही हैं, और वो जांच अब और गहरा गई है। और कभी भी अगर उस जांच का आउटकम आ गया तो दिक्कत की बात हो सकती है। सन फार्मा सबसे ज्यादा इसलिए गिर रहा है क्योंकि टैरो इसकी जो सब्सिडरी है उसकी जांच हो रही है। माइलन का नाम भी है। तो ये सारी विदेशी कंपनियां भारत में किसी न किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, और भारत की कई कंपनियां वहां के लिए दबाव बनाती हैं, इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये फार्मा शेयर तमाम नुकसान में, और हम शुरुआत में बात कर ही रहे थे, क्या ये आपके आगे के लेवल 650 वाले हो रहे हैं जी। और जैसा मैंने कहा ये पोजिशनल वीक है, तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा 600 के स्तर इसके अंदर टूटे तो। ये मतलब आप क्या ना, वो कई बार वो ऐसा होता है ना, ट्रेडर कहते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, मतलब जो स्टॉक सुबह 9.25 लिया 3.5 नहीं बिका वो लॉन्ग टर्म है। वैसे ही आपका पोजिशनल है, आपने सोचा कि हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन मिनटों में ये टारगेट हासिल हो गया। चलिए, लेकिन बड़ा नुकसान इस वक्त साफ तौर पर इन फार्मा शेयरों में दिख रहा है। एक बार फिर से लुपिन, माफ कीजिए, एलएनटी पर फोकस कीजिए। 65 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है एनएससी पर, और 56 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है बीएससी पर। ये कैश मार्केट के कारोबार में आपको बता रहा हूं। अभी भी डील्स चालू है, चल रही हैं, अभी भी हो रही हैं। और ऊपर के लेवल पर जो मैंने देखी है डील्स की प्राइस, वो ये 1418.75, ये हाईएस्ट प्राइस है। और लोएस्ट प्राइस जो है वो 1408.55 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 10 रुपए की रेंज में ये तमाम डील्स होती हुई दिख रही हैं। डील्स चल रही हैं अब तक लगातार। लास्ट डील जो 9:19 पर रिपोर्ट हुई, जी हाँ, इसका मतलब अभी डील्स हो रही है। देखते हैं डील्स कहाँ खत्म होती है, लेकिन फिलहाल ये डील्स होती दिख रही है। तो अब क्या एलएनटी इस लेवल पर खरीदने का वक्त है? राकेश, चार्ट्स पर बताइए क्या करना चाहिए? एलएनटी खरीदनी है सूची की स्टेक बिकने के बाद, या अभी और इंतजार कर लेना ठीक है? नहीं अनिल जी, एलएनटी में मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट, अनिल जी 1425 का जो एक मेजर सपोर्ट था उसको तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर 1425 के ऊपर आज क्लोजिंग लेता है तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। टेक्निकली तब एक शेकआउट टेक्निकली कहलाएगा, तब बाइंग करनी चाहिए। एल्स एज ऑफ नाउ तो एक अनिल जी बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1425 के लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो अब इस शेयर पर रखिए नजर। ये बताइए अब क्या एक्सिस में भी दबाव देखने को मिल सकता है? वैसे जो सूटी की हिस्सेदारी थी एलएनटी में वो करीब करीब 8% की थी, और उन्होंने कहा था, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, कि 1.5% के आसपास हिस्सेदारी बिकेगी। लगभग उतनी बिकती हुई दिख रही है। क्या अगला नंबर एक्सिस का हो सकता है, और ये मार्केट में फिर क्या दबाव बनाने का काम एक्सिस की तरफ से हो सकता है? दबाव तो ऑलरेडी दिख रहा है एक्सिस पे, बट मुझे नहीं लगता इस लेवल पे सूटी का डाइवेस्टमेंट एक्सिस में आने का कोई वो है, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट आना है बैंकिंग क्षेत्र में और एक्सिस को अच्छा खासा फायदा उस चीज का मिल सकता है, तो उसके बाद शायद आए ये डिसीजन। एलएनटी में भी तो मुझे थोड़ा सा डिलेड ही लगा। हाँ, क्योंकि एलएनटी का भी ये भाव बेचने वाला बिल्कुल नहीं है, तो ना एक्सिस का भाव ऐसा है। तो मेरे हिसाब से ये एलएनटी का बेचने का कारण कुछ और हो सकता है कि भाई कुछ तो एटलीस्ट शुरुआत कहीं करनी है, अगले 4-6 महीने में काम इसका जारी रहे, इस वजह से एक प्रोसेस ओरिएंटेशन शुरू हो जाती है। बट एक्सिस में मेरा एक ही पॉजिटिव व्यू ये है कि बॉटमिंग आउट जो हुआ है, नंबर्स इस बार जो आए थे उसके बाद जो जितना जो खराबी आनी थी वो सारी आ गई। द पॉइजन इज प्रोबब्ली आउट ऑफ द सिस्टम। बट इम्प्रूवमेंट अगर आता है आपके रीपेमेंट कैपेबिलिटीज में कुछ कंपनीज का, खास करके कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मेटल साइड में जो हम देख रहे हैं, हमने एसआर की डील से आईसीआईसीआई को तो ऊपर कर दिया, एक्सिस रह गया क्योंकि एक्सिस का इतना एक्सपोजर उस ग्रुप में नहीं था। पर जो बाकी की इस टाइप के ग्रुप में अगर कोई आती है तब्दीली, तो मेरे हिसाब से एक्सिस कैन स्टार्ट टर्निंग अराउंड इन द नेक्स्ट बिग मूव। ये है राय इस वक्त आपके लिए। और इस बीच आप देखिए फार्मा शेयरों से भयंकर दबाव बन रहा है, मतलब कुछ जरूर से ज्यादा ही है। मतलब 6%, औरोबिंदो 6%, डॉक्टर 5%, लुपिन 4%।
ये कम नहीं होता, बड़ा दबाव है। और देखिए ये जितना दबाव फार्मा कंपनियां बना रही हैं, टॉप 10 एफएनओ लूजर्स में सबसे आगे ये सारी कंपनियां हैं और टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में एफएमसीजी कंपनियां हैं। आईटीसी जिसको फायदा मिल रहा है जीएसटी का, कोलगेट, गोदरेज, एचयूएल, तो 5 में से इवन मैरिको देखिए, डाबर देखिए, तो सारी की सारी एफएमसीजी कंपनियां एक तरफ और सारी की सारी फार्मा कंपनियां दूसरी तरफ, और जनरली काफी कम देखा जाता है, दोनों डिफेंसिव हैं और दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये फार्मा वाली मार जो है ना, ये अनएक्सपेक्टेड पड़ी है। एक्चुअली इसका आइडिया नहीं था कि यूएस में इतनी खराब खबर अचानक से ओवरनाइट आ जाएगी। ये समझ में नहीं आता, जिन स्टॉक्स को आप बड़ा ब्लू चिप मानते हैं ना, वो ऐसे गिरते जैसे मिड कैप्स हो। मतलब तो पता नहीं है कौन सोच सकता है कि सन, ग्लेनमार्क और जो अब लोग सोच रहे थे डॉक्टर, ये ऐसे फार्मा कंपनियों के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। यूएस एफडीए एक के बाद एक हरी झंडी दे रहा है इनकी यूनिट्स के लिए, तेजी करनी चाहिए। क्या उनका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा? क्योंकि ये खबर तो जैसा अनिल भी कह रहे हैं, अनुमान ही नहीं था, ड्रीम में भी नहीं सोचा था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो देखिए आज से थोड़ा है, 2 साल से चल रही है। अब वापस से वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह से आने लगी, डर हो गया। क्या करना चाहिए? नहीं, ये इसमें देखिए, याद रखिए यूएस में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन जिस पार्टी जो अभी फिलहाल जो पार्टी पावर में है, अगर वो वीक है तो कुछ ना कुछ ऐसा तो करेंगे जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और क्लिंटन प्रेसिडेंसी से ये उम्मीद थी कि फार्मा कंपनीज के लिए, इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए नेगेटिव है, जैसे ट्रंप प्रेसिडेंसी से है कि आईटी के लिए नेगेटिव है। जी। तो इसके कहीं ना कहीं रामिफिकेशन वहां से आते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन को रिवाइव करने का जो है वो कारण पॉलिटिकल है, और ये 8 नवंबर के बाद हो सकता है वापस ठप हो जाए। और इन सारी कंपनीज के कुछ चिंता होने की जरूरत मैं नहीं समझ पा रहा कि आज टेवा पे कुछ अगर हो रहा है तो ठीक है, सन फार्मा को इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट हर एक चीज, चाहे ग्लेनमार्क फार्मा जो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, हर एक जगह से काम करते हैं, उसको अमेरिका से इतना नेगेटिव क्या वो हो रहा है? तो ये जो कार्टेलाइजेशन का जो वो है, उसमें फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज बड़ी फार्मा कंपनीज को होंगे। हमारे यहाँ तो लिस्टेड है ही नहीं, जो एमएनसी फार्मा जिनको कहते हैं, थोड़ी बहुत है, वो ऐसे भी इतनी ज्यादा ट्रेड नहीं होती, जो एबर्ट है, सनोफी है, जीएसके है, तो वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज आएगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडियन फार्मा कंपनीज को इतना ओवर रिएक्ट करना चाहिए। ओके, फार्मा शेयरों पर ही राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग की हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ रही हैं, सरबजीत कौर नांगवा। लेकिन उससे पहले एक और एक्शन, अभी तक एक तो एलएनटी का चल ही रहा है हेमंत, 50-50 हजार शेयरों की ब्लॉक डील्स अभी होती दिख रही है, लेकिन ट्रेडर्स के पसंदीदा एक काउंटर पर ब्लॉक डील होती हुई दिखी, बड़े दिनों बाद एक्शन में दिखा है, वो है आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। यहाँ पर 25 लाख शेयरों का एक ट्रेड मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन में बड़े दिनों बाद ट्रेड हुआ है और 46 रुपए 60 पैसे में ये ट्रेड हुआ। अच्छा ओके, स्टॉक प्राइस वहीं पर है जहां पर ये ट्रेड हुआ है, तो ये एक एक्शन होता हुआ दिखा है। बड़े दिनों से वायदा कारोबार के बैन में आया नहीं है आशीष क्या कुछ एक्शन है, कुछ तेजी या मंदी की पोजीशन बनाने का मौका दिखता है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं जी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आरकॉम में अब कोई ऐसा ट्रेडर्स फेवरेट नहीं रहा बिल्कुल, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन नजर आएगा। अभी समय लगेगा, और प्राइस से ज्यादा मैं देखता हूँ कि किस तरह का पैटर्न बनता है, किस तरह का पोजीशन का बिल्डअप है, जो अभी मुझे लगता है बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और स्टॉक जो हेमंत हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, कोलगेट का। जी हाँ, कोलगेट में देखिए क्या आज का स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है। भले आईटीसी ज्यादा बड़ा है, स्टार परफॉर्मर इसलिए कि पोजीशंस क्या बनी है कोलगेट में। 11% कोलगेट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और 4% यहाँ पर ओपन स्टॉक की प्राइस ऊपर है। एक और रीजन बता दूं, फ्रीट था ये आपकी टीम का यार, राइट। तो कोलगेट बड़ा भारी भरकम एक्शन दिखा रहा है, 4% का बड़ा उछाल। आशीष, आरकॉम नहीं, ये तो खरीदेंगे ना? बिल्कुल खरीदेंगे अनिल जी, और मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि सन फार्मा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, कोलगेट एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पहला टारगेट 1040 हो सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है 1040 996 तो चल ही रहे और 1040 1050 हो सकता है। और पोजिशनली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा 1140 के स्तर भी, मतलब इसमें वो पोजिशनली टारगेट ऊपर वाले ऐसे तो नहीं जा जाएंगे जैसे सन फार्मा में नीचे वाले फटाफट आए, वैसे 1050 होने में ज्यादा वक्त न लगे। 1050 में तो समय नहीं लगेगा, डेफिनेटली 1140 होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर 1040 1050 होने में शायद 2-3 दिन में ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। और आज बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने 1100 रुपए तक के लक्ष्य इसके लिए दिए भी हैं, और अब आप देखिए 4 डिजिट में ये शेयर आता हुआ 3 डिजिट से सीधा जबरदस्त प्रदर्शन आज ये स्टॉक दिखा रहा है। लेकिन चलिए वापस से
आज के जो एक्सीडेंट है उसकी बात करते हैं। जी हाँ, फार्मा शेयर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरबजीत कौर नागरा, एंजल ब्रोकिंग से। सरबजीत, क्या आप भी सरप्राइज हैं अचानक से इतनी बड़ी गिरावट देखकर आज सुबह सुबह फार्मा कंपनियों में, और आप कैसे देख रही हैं जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है यूएस में? देखिए, मुझे फिलहाल तो डिटेल्स मालूम नहीं है कि एक्चुअली नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट अगर प्राइसिंग इशू है तो एक तो डेफिनेटली इट्स कॉज ऑफ कंसर्न कंपनीज के डिपेंड करता है, इम्पैक्ट उस पर डिपेंड करेगा कि कौन से प्रोडक्ट इन्वॉल्व है और कौन से मतलब उनकी वैल्यूज कंपनी की उस पर क्या कंट्रीब्यूशन आता है। तो दैट एक्सटेंड हमें लगता है कि ये जो है फिलहाल कमेंट करना इम्पैक्ट क्या होगा थोड़ा मुश्किल है, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई भी आईटी कंपनी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे का ज्यादा, खासकर लार्ज कैप्स जो है इतना डिपेंडेंट नहीं रहते हैं एक्चुअली, तो इतना इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए, जनरल व्यू है मेरा। बट डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट्स क्या होंगे और उनके कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आई थिंक इट विल हैव एन इफेक्ट। जी जी, ओके। तो ये राय है आपके तमाम फार्मा शेयरों पर। शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये एनालिसिस देने के लिए। और इस बीच आशीष जी का कोलगेट देखिए 7% हो गया, सारा देश कर रहा है 1020 वही ये शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट दिन दिन में हासिल हो रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। आशीष जी मतलब कमाल ही कर रहे हैं। ओके, कोलगेट 1018 आज के टॉप 6 गेनर हेमंत देखिए, कोलगेट, आईटीसी, डाबर, लीवर, गोदरेज, मेरिको, 6 एफएमसीजी शेयर है मजबूत टॉप गेनर, और फार्मा शेयर टॉप लूजर हैं। लेकिन अब धीमे धीमे फार्मा शेयरों में थोड़ी स्टेबिलिटी आने के संकेत आ रहे हैं, निचले स्तरों से रिकवर हो रहे हैं। कैसे? डॉक्टर देखिए 3088 का लो बनाकर 3140 आ गया है, यानी कि निचले स्तरों से लगभग 60 रुपए रिकवर हुआ है। सन फार्मा निचले स्तरों से लगभग 20 रुपए रिकवर हुआ, 15 रुपए रिकवर होता हुआ दिखा है। थोड़ी थोड़ी रिकवरी जरूर निचले स्तरों से आ रही है। एक ट्रेड तो देखिए वो गैप डाउन वाला हो गया है, अब यहां से रिकवरी की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा शेयर कौन सा है रिकवरी में? जो आप देखिए फार्मा शेयर ऐसा नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आज शाम को आने वाला है, ये जांच है जो शुरू आज से नहीं हुई है, 2 साल पहले से हुई है, और बस की रिपोर्ट्स आई और कवरेज हुई आज भारत में मीडिया तमाम मीडिया में। तो ये बताइए एक शेयर जो आप खरीदना चाहेंगे, क्योंकि 8-10% नीचे मिल रहे हैं ये शेयर, तो फंडामेंटली कौन सा स्टॉक आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो फंडामेंटली जो समझ आ रहा है कि जो शेयर का अमेरिका के कारोबार में प्राइसिंग को लेके कोई चिंता नहीं है, ना कोई कोलैबोरेशन है, ना कोई, वो है सिप्ला। मतलब ग्लोबल प्लेयर है, यूरोप में अच्छा खासा बिकता है, अफ्रीका में बिकता है, हर जगह बिकता है इसका माल, और कहीं भी ऐसे कोई नॉन एथिकल प्राइसिंग का पहले भी ऐसा कुछ आया नहीं है सिप्ला से कनेक्टेड जुड़ा हुआ दूर तक। तो सिप्ला को भी आज पिटाई करने, मतलब वो सारा मोहल्ला सबसे कम ही गिराई है। हाँ, तो इसमें तो ये ग्रीन में भी आ जाए तो कोई नई बात नहीं है आज के मार्केट में ही। मतलब ये 2% जो है, 3% जो भी गिरा है, मैंने देखा नहीं कितना गिरा है, बट इस टाइप के जो माहौल में जो मौके मिलते हैं तब लोग चूकना नहीं चाहिए। ये आज का मौका जो आपने जिसको एक्सीडेंट का, तो ये एक्सीडेंट तो लॉन्ग वालों के लिए है, बट जो ऑलरेडी जो थे कि भाई गिर गया, लेकिन जो नए लेने वाले इन्वेस्टर्स उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। और खास करके ट्रेडर्स, इट्स ए ट्रेडर्स डिलाइट। आज अगर सिप्ला लेते हैं और नीचे 2% से ऊपर 2% चला जाता है तो कोई नई बात नहीं रहेगी। ट्रेडर्स डिलाइट तो सन फार्मा और दूसरा कौन सा था? कोलगेट पामोलिव। कोलगेट, ये है ट्रेडर्स डिलाइट। मजेदार, दोनों स्टॉक भागे किस तरह से, बड़ी तेजी लगाते हुए दिख रहे हैं। राकेश, ये तमाम टाटा स्टील को छोड़कर बाकी मेटल स्टॉक्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को, वेदांता, जिंक, क्या पसंद है आपको? अनिल जी, इसमें हिंदुस्तान जिंक नो डाउट पसंद है। 300 रुपए के लक्ष्य के लिए हिंदुस्तान जिंक को बाय किया जा सकता है, बट टेक्निकली मुझे लगता है हिंडाल्को पे अनिल जी नजर रखनी चाहिए। मौजूदा स्तर 163 के हैं, 165 के ऊपर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, इस स्टॉक को बाय करना चाहिए 165 के ऊपर, 178 से लेकर 179 के लक्ष्य के लिए। ये है आज का दूसरा महत्वपूर्ण स्टॉक, क्योंकि सूटी ने अपनी अभी तो 1.5% के आसपास हिस्सेदारी बेची है, लेकिन आप देखिए जिस भाव पर बेची है उस भाव पर ही ट्रेड हो रहा है।
प्रकाश, अब क्या लोग ये मान रहे हैं कि बाकी बची हुई हिस्सेदारी भी आगे चलकर सूटी बेच सकता है, सरकार बेच सकती है सूटी की, क्योंकि 1.5% हिस्सेदारी नहीं थी उनके पास है करीब करीब 8% हिस्सेदारी। तो क्या ये अब ओवरहैंग बना रहेगा और एलएनटी को किस तरह से आप अप्रोच करें? अभी नतीजे भी नहीं आए। देखिए, एलएनटी में 3 ट्रिगर्स हैं। एक तो इन्होंने कुछ समय पहले इक्विटी डाइल्यूशन की बात की, पैसा जुटाने की बात की, नए एडिशनल शेयर्स प्लेस करके जी। वो आने से पहले सूटी ने अपना थोड़ा बहुत हिस्सा बेच दिया, क्योंकि उसके भी दबाव बनना था। दूसरा, जो रिजल्ट है वो हो सकता है बॉटमिंग आउट जो साइकिल का केपेक्स का है उसकी वजह से अभी भी थोड़ी सी मायूसी वहां पे आए। गल्फ में से जो इनका बिजनेस जो पिछले 1.5-2 साल में एक कॉम्पनसेट करता रहा इन डोमेस्टिक स्लो डाउन को, वो भी अब नेगेटिव होते जा रहा है। तो एलएनटी एक बड़ी पेचीदा उसमें, और टाटा सन्स के इश्यूज होने के बाद मुझे ये लगता है कि यहाँ पे भी सक्सेशन प्लानिंग पे कुछ मुद्दे उठेंगे, आज नहीं तो 6 महीने बाद उठेंगे, और उससे इस कंपनी की क्या रेटिंग होती है, क्या मालिकी कैसे चलती है, आगे कारोबार मैनेजमेंट कैसे वो होगा, वो थोड़े से ग्रे एरियाज हैं। स्टॉक नो डाउट जैसे मयूरेश बता रहे थे प्रॉक्सी टू द टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी है, वो तो रहता ही, वो तो हमेशा रहा है, बट टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी हो जाए और ये रह जाए ऐसा ना हो जाए। इस वजह से मैं ध्यान लोगों का उसमें वो कर रहा हूं कि थोड़ा सा इसमें अभी भी नेगेटिव सेंटिमेंट है मेरे हिसाब से। मैं इतनी जल्दबाजी बाइंग की नहीं करूंगा। एक स्टॉक और देखिए, श्रीराम ईपीसी, कल इसी समय रजत बोस ने बताया था फिर से सर्किट, जी हाँ, उन्होंने कहा था और कहते कहते सर्किट लग गया, और आज फिर ये शेयर खुला और देखिए फिर अपर सर्किट पर 20% के आसपास। तो 2 दिन में किसी एक शेयर ने जो 40% के रिटर्न ऐसे खराब बाजार में दिए हैं। रजत बोस अगर हमें सुन रहे हो तो उनको बधाई। राकेश, आपके ही दोस्त हैं, तो बताइए आप चार्ट देखकर कैसा लग रहा है आपको? देखिए हेमंत जी, चार्ट तो काफी पॉजिटिव हैं, बट ऑलरेडी फ्रीज के आसपास ही स्टॉक है। करेक्शन आए तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। नीचे से एक अच्छा रिवर्सल हमने स्टॉक के अंदर आते हुए देखा है, और ऊपर में भी मुझे लगता है अभी फर्दर गुंजाइश बची हुई है। एक और स्पेस एक्चुअली जो हमने मिस कर दी है हमारा राजा और एक्साइड, ये बैटरी बनाने वाली कंपनियां, ये कल नतीजे आने वाले, नतीजे से पहले ये जीएसटी वाली मामले को मिस हुआ, तो इन कंपनियों के लिए लगभग 2.5% मार्जिन सुधरेंगे। तो जो ऑटो एंसिलरी कंपनियों की दिक्कत है वो अपनी जगह, लेकिन ये खाली बैटरी बनाने वाली जो कंपनियां हैं इनके लिए टैक्स रेट में कमी आएगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे। ये मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं आ रही वो रिपोर्ट्स किसकी थी। तो अमरा राजा और अमरा राजा में तो मैं देख भी रहा हूँ कि पोजीशंस बनी है। आज अभी ये टॉप गेनर में आना शुरू हुआ तो मेरी नजर पड़ी एक्चुअली। कितना 1.5% मजबूत है अमर राजा, जी हाँ 1.5% मजबूत है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट 3.5% बढ़कर आया है। एक साइड भी देख लीजिए क्या एक साइड में कोई मूवमेंट है, वायदा कारोबार के दोनों ही स्टॉक है, एक साइड भी 0.5% मजबूत है। तो आशीष से पूछा जाए, चूंकि दोनों एफएनओ स्टॉक सर, फिर एक प्रकाश की भी राय लेते हैं, फटाफट बताएं, खरीदना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल खरीदना चाहिए। हमने पहले भी कई बार अमर राजा और एक्साइड दोनों पे लॉन्ग रिकमेंडेशन दी, क्योंकि हमने देखा लास्ट 3 महीनों से कंटिन्यूसली एक बिल्डअप दोनों ही स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म के अंदर में अमर राजा मुझे लगता है थोड़ा फास्ट मूवमेंट दे सकता है, जो इसको कम से कम 1070-1075 तक के लेवल्स तक ला सकता है। 1020 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन अमर राजा में बनानी चाहिए। थोड़ा पोजिशनल व्यू से अगर से करे तो एक्साइड मुझे अच्छा लगता है। 220-225 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में 188 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑलराइट, इस पर नजर रखिए, कल नतीजे भी आने वाले हैं। अमर राजा बैटरीज के क्या उम्मीद है प्रकाश? आई थिंक इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, और जैसे आशीष कहते हैं ये थोड़ा सा लॉन्गर टर्म अगर उसमें देखें तो इसमें ग्रोथ अभी जो आनी बाकी है, खास करके ऑटोमोटिव सेक्टर तो एक चीज है, बट रेलवेज और डिफेंस और इन सब कई एरियाज हैं जो इसमें सारा ट्रिगर्स नए बना सकता है। तो ये 2 ही कंपनी ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सक्षम है इन टर्म्स ऑफ लेवरेजिंग ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज। अब ड्राई सेल्स और बैटरीज में अगर आप देखें तो एक इंडो नेशनल करके भी मेरी फेवरेट कंपनी रही है, बट अब उसका मॉडल थोड़ा सा अलग है। बट अगर आप बैटरीज की बात करें तो कई लोग इसके अंदर हैं। HBL पावर नाइफ आया था, एक बहुत छोटी कंपनी हाई एनर्जी बैटरी करके है जो डिफेंस में प्ले कर रही है। तो स्पेस काफी प्रॉमिसिंग है, बट डेफिनेटली ये जो GST के आने के बाद जो चेंजेस आएंगे,
उसका एक ट्रिगर, एक एड ऑन ट्रिगर मिल जाएगा। बट लॉन्ग टर्म डेफिनेटली एक्साइड और अमर राजा के लिए, एक्साइड में ऑफकोर्स इंश्योरेंस प्ले की वजह से कुछ समय पहले हमने चाल देखी, तो कई ट्रिगर्स इतने सारे हो जाते हैं कि इनका आंकलन करना थोड़ा टफ हो जाता है फ्रॉम प्राइस टारगेट पर्सपेक्टिव। बट यस, मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। रिकवरी क्या जबरदस्त देखने को मिल रही है। तो फार्मा शेयरों में डर के चलते एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई, आप देखिए, और जहां खुले वहां से ही रिकवर करना अब ये स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ देर पहले जो हमारे एक्सपर्ट प्रकाश कह रहे थे कि सिप्ला हो सकता है हरे निशान में आ जाए, देखिए आ ही गया है वो। और बाकी के शेयरों में अनिल आप देखिए, सन फार्मा 2.5% रिकवर हो चुका है, ल्यूपिन 2.25% रिकवर हो चुका है। तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखी गई है और उस ओपनिंग के बाद लोगों ने फ्रेश शॉट्स नहीं किए, खरीदारी हो रही है। तो अब वो जो ट्रेड है जो बता रहे थे हमारे एक्सपर्ट प्रकाश, लोग खरीदना चाह रहे हैं अच्छे शेयरों को सस्ते भाव पर, ऐसा ही दिख रहा है आज का अचीवमेंट ये है कि निफ्टी ने 8,465 का लो बनाया, नया लो बनाया, लेकिन उसके बावजूद 8,500 की तरफ बढ़ रहा है, हरे निशान में लौट रहा है फार्मा शेयरों की इतनी कमजोरी के बावजूद। चलिए, वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। प्रकाश, राकेश, आशीष और मयूरेश, शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कुंज बंसल, लेंगे बाजार और बाजार पर उनकी राय और कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स इस ब्रेक के बाद। बाजार हरे निशान में लौटते हुए 38 अंकों पर सेंसेक्स और 10 अंकों पर निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा। तो रिकवरी की कोशिश होती हुई दिख रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के कुंज बंसल। कुंज, स्वागत है आपका सीएनबी से आवाज पर। इस कमजोर बाजार में आप अच्छे स्टॉक्स खरीदने की राय रखते हैं और मैं आपकी पिक्स देख रहा था और उसमें सबसे ऊपर आपने चुना है टेक्नो इलेक्ट्रिक को, बताएं इसके बारे में। जी हाँ, इसके पहले कि मैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स पे आ जाऊं, जस्ट एक और दो लाइनें कि बाजार को हम पिछले कुछ महीनों के पर्सपेक्टिव में डालें तो फरवरी के लो से सितंबर हाई तक 30% चल गया था और वहां से अब करीब 6-7% का करेक्शन हो गया है पिछले 2-3 दिन में। ऑफकोर्स थोड़ा सा मंदी का वातावरण ज्यादा बन गया है, बट ऑब्वियसली अगर किसी को शेयर्स खरीदने हैं तो गिरते बाजार में या नीचे आए हुए बाजार में खरीदने से ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। और ऐसे में जैसा आपने ठीक कहा कि एक मिड कैप में अच्छा स्टॉक जो मुझे लगता है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ऑपरेट कर रही है। तो एज एन इकोनॉमी अगर हम कंट्री के पावर सेक्टर पर नजर डालें तो पावर जनरेशन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ तो जनरेशन कैपेसिटीज बिल्डअप हो गई हैं, कुछ जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं, बट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कमी है उसमें काफी एक्टिविटीज हो रही हैं और उसमें ये कंपनी है। कंपनी की ग्रोथ रेट हमारे रिसर्च के अंदाज से करीब 30% एनुअलाइज्ड अगले 2 साल में ग्रो होनी चाहिए और उसी प्रोपोर्शन में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। शेयर अभी करीब 14-15 टाइम फॉरवर्ड पे मिलता है और मुझे लगता है ऐसे बाजार में अच्छा है। गिरा नहीं है शेयर पिछले कुछ दिनों की मंदी के बावजूद भी, तो अगर गिरता है तो ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बाइंग का कंफर्ट ज्यादा हो जाता है। अगर नहीं भी गिरता है तो वो अपने आप में एनीवे शेयर की एक क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस बीच बाजार में जबरदस्त रिकवरी आती हुई हरे निशान में हम पहुंच गए हैं। इन्फोसिस देखिए, आज आईटी सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक में तेजी है और फार्मा शेयरों में क्या जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। आप देखिए 3-3, 3.5-4% तक की रिकवरी। सन फार्मा पर रखिएगा नजर, 3% रिकवर हो चुका है, 4% औरोबिंदो फार्मा रिकवर हो चुका है। तो फार्मा शेयरों ने अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया तो फिर बाजार में ये भी मदद का काम करेंगे, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहा है, लेकिन बैंकिंग शेयर अभी भी ठंडे हैं। ऐसे में कौन सा वो बैंकिंग स्टॉक है जो आपको पसंद है, ये बताइए, जहां पर आपको लगता है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? जी हाँ, बैंकिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली ट्रेडर्स या हाई बीटा हाई मोमेंटम प्लेयर्स के लिए। तो ऑब्वियसली लार्ज कैप स्टॉक्स जो गिर गए हैं वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रखते हैं, बट मैं ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, एक थोड़ा सा मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक शेयर अगर पसंद करना चाहूं तो वो है ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक बैंक करूर वैश्य बैंक।
इसका नंबर रिजल्ट भी आ चुके हैं, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स भी आ चुके हैं, तो वो भी एक सरप्राइज पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे खत्म हो गया है। रिजल्ट थोड़े से वीक थे पर वो नेगेटिव सरप्राइज नहीं था, वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे, रिजल्ट का वीक आना ही एक्सपेक्टेड था। उसके बाद भी शेयर बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा सा गिरा है, 4-5% गिरा है और वहीं पे अभी भी टिका हुआ है। 2-3 दिन की मंदी में फिर से नहीं गिरा है। करंट भाव पे प्राइस टू बुक 1.1 टाइम फॉरवर्ड होता है, जो मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव है। कोई भी अच्छा बैंक अभी 1.5 से 2 की रेंज में मिल रहा है, अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को छोड़ दें तो, क्योंकि उनके नंबर्स पे काफी प्रेशर है। और रिटर्न ऑन असेट जो 0.7-0.8 थे वो करीब करीब 1.1 तक बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक शेयर है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शायद इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बाइंग या शॉर्टिंग दोनों साइड पे नहीं हो। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के ट्रेडर के बजाय लॉन्ग टर्म नजरिया रखें करूर वैश्य बैंक के लिए। और आखिरी पिक आपने एक फार्मा शेयर चुना है, न्यूलैंड लैब, बताएं इसके क्या टारगेट्स हैं या क्यों पसंद है आपको? जी हाँ, ऑब्वियसली काफी फार्मा में उथल पुथल स्पेशली आज के बाजार में हो रही है, लेड बाय सम न्यूज एंड डेवलपमेंट्स इन द यूएस मार्केट, जो नए नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी मंदी से देखा जाना चाहिए। इनफैक्ट इस बाजार में कोई एक सेक्टर और कंपनीज जो डिस्पाइट इतने वैल्यूएशंस बढ़ गए, मार्केट चल गया और बहुत सारे सेक्टर्स ऊपर चल गए, एक सेक्टर और कंपनीज जो नहीं चले हैं और क्लोजर टू देयर लोज अवेलेबल हैं वो फार्मा सेक्टर और उस कंपनीज। तो बहुत सारी लार्ज कैप पिक्स भी हैं, बट मैंने उसमें एक मिड कैप पिक चूज किया है, वो है न्यूलैंड लैब। ये इस कंपनी का आज नतीजा आना है, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा कॉशियस रहें। मैं आज के नतीजे के बेसिस पे नहीं, बट अगेन मीडियम टर्म के हिसाब से अगर देखूं तो जो लास्ट 2 साल से फ्लैट टॉप लाइन ग्रोथ थी वो लगता है कि अब 20% के आसपास एनुअलाइज्ड अगले 2 से 3 साल में ग्रोथ आनी चाहिए। 17-18% का कंपनी का मार्जिन है, एबिडा मार्जिन, और 20% प्लस का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगेन वैल्यूएशन टर्म्स में करीब करीब 14 टाइम फॉरवर्ड पे कंपनी अवेलेबल है और इसलिए मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आज के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी हो सकती है, बट वो उस हिसाब से अपने रिस्क के हिसाब से ही वो एक कॉल लें। थोड़ा लिक्विड है, सुबह से अब तक 300-350 शेयर ट्रेड हुए हैं, तो नजर रखिएगा। जैसा कि कुंज कह रहे हैं, नतीजे आज हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है। तो आज लिक्विडिटी का थोड़ा सा कंसर्न जरूर दिख रहा है, लेकिन दूसरे स्टॉक्स देखिए करूर वैश्य बैंक और टेक्नो इलेक्ट्रिक, इन शेयरों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया कुंज आपका इस जानकारी के लिए। बाजार में देखिए 0.5% नीचे है मिड कैप इंडेक्स, तो मिड कैप्स के लिए आज का दिन भी मुश्किल भरा है। गिरने वाले शेयर की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है अगर आप एडवांस डिक्लाइन पर नजर डालें, लेकिन आज का स्टार सेक्टर जो है वो एफएमसीजी सेक्टर ही है। आईटीसी, कोलगेट जैसे शेयर देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाते हुए। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के फंड मैनेजर गौतम सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम सिन्हा रॉय साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं जीएसटी के डेवलपमेंट को होते हुए और आपकी टिप्पणी क्या है? जी देखिए, ये 4-5 जो स्लैब्स हैं वो थोड़े लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, पर इसका इम्पैक्ट ये है कि जिसका भी जो रेट्स रहा है अभी तक, जिस भी सेक्टर का इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। मैंने जितने भी सेक्टर्स की ब्रॉडली अभी तक डेटा पॉइंट्स देखे, कहीं पर भी बहुत मेजर चेंज नहीं नजर आया। एक एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट एक चेंज जरूर नजर आ रहा है, वो है आपका स्मॉल ऑटोज में, कार्स में, जहां पे एक्सपेक्टेशन था लोअर रेट्स का, बट अभी रेट्स जो पहले थे वैसे ही रह जाएंगे, कुछ 28% की बात हो रही है। सो वहां पे वर्सेस एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। बाकी एफएमसीजी में शायद टू सम एक्सटेंट स्पेशली आईटीसी जैसे काउंटर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन कि टैक्स और भी बढ़ सकते हैं, वहां पे टैक्स ऑलरेडी हाईएस्ट इन द सिस्टम है। सो थैंकफुली जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स हैं वैसे ही रहेंगे जीएसटी के बाद भी, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। सो आई थिंक गुड पार्ट इज कि जो पेस ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं, जितनी जल्दी से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। द अदर गुड पार्ट इज कि किसी सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिसरप्टिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। और जीएसटी के जो फायदे हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, वो तो सिस्टम के लिए आएंगे ही। सो ओवरऑल हम काफी खुश हैं कि इस बात से कि जीएसटी काफी तरक्की काफी अच्छे तरीके से कर रही है, और हमें लगता है कि April 1 का जो डेट है वो अचीवेबल लग रहा है डेफिनेटली। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट जीएसटी का बाजार के लिए पॉजिटिव। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद गौतम सिन्हा राव साहब से पूछेंगे
ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी इवेंट जो कि अमेरिका के इलेक्शन के अगले हफ्ते, उसका क्या असर पड़ेगा दुनिया भर के बाजारों पर, भारतीय बाजार पर, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देखिए जीएसटी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और अगर आप कंट्रीब्यूटर्स पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि आईटीसी जैसा हैवी वेट की वजह से बाजार इन स्तरों पर है, वरना अभी काफी नीचे होता। जी हां, आप देखिए निफ्टी में 25 अंक की मदद कर रहा है आईटीसी, और अगर आप 6 अंक जो नीचे निफ्टी दिख रहा है इसमें 25 अंक और जोड़ लेते तो करीब करीब 30 अंक नीचे होता। आज थैंक्स कहना चाहिए जो जीएसटी का आउटकम निकल कर आया, नहीं? बिल्कुल, और उसी वजह से आप देखिए आईटीसी, कोलगेट जैसे शेयर काफी मजबूत, तमाम एफएमसीजी शेयरों में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। गौतम सिन्हा रोय साहब हमारे साथ हैं, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के। सर, फिर ऐसे में जो इंडिया की कंजम्पशन थ्योरी पर आप जैसे फंड मैनेजर्स को बड़ा भरोसा, तो एफएमसीजी सेक्टर ये जीएसटी की दरें आने के बाद और ज्यादा आकर्षक नजर आता है क्या? यहाँ पर निवेश का अच्छा मौका दिखता है आपको? बहुत ज्यादा जीएसटी से एफएमसीजी सेक्टर पे अंतर नहीं पड़ने वाला है। कंजम्पशन इंप्रूवमेंट की जरूरत है और वो कंजम्पशन इंप्रूवमेंट के लिए 2 ट्रिगर्स क्लियरली हैं। वन है ये गवर्नमेंट का जो पे कमीशन का पे आउट हो रहा है, दैट इज अ बिग ट्रिगर फॉर द अर्बन साइड ऑफ द कंजम्पशन, और रूरल साइड ऑफ कंजम्पशन के लिए ट्रिगर है अच्छे मानसून्स का होना इस साल, और रूरल इकोनॉमी में होपफुली कुछ रिकवरी आनी चाहिए। आपने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में ट्रैक्टर सेल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, तो दैट इज अ गुड साइन। वी आर होपफुल कि अगले 2-3 साल में रूरल साइड द इकोनॉमी में एक रिवर्सल आएगा फॉर्च्यून का, क्योंकि पिछले 2 साल में मानसून खराब होने के कारण रूरल इकोनॉमी खराब रही है, बट वहां पे जैसे ही इंप्रूवमेंट आएगा डेफिनेटली एफएमसीजी में इम्पैक्ट उसका बहुत ही अच्छा आएगा। जीएसटी से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। आईटीसी में डेफिनेटली है, जैसा हमने डिस्कस किया कि वर्सेस एक्सपेक्टेशंस टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाइक नहीं हो रहे हैं पहले से, सो आईटीसी के लिए वो पॉजिटिव है, बट ब्रॉडर एफएमसीजी के लिए द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज डिमांड रिवाइवल। कुछ दिनों से करीब एफआईएस की तरफ से जिस तरह से 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में सेलिंग हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उनके सामने घरेलू संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। ये बताइए, अगर इसी तरह का कंफ्यूजन रहता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर और हिलरी क्लिंटन नहीं जीतती हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो आपको बाजार आगे चलकर किस तरह से दिख रहा है और एफआईएस के फ्लोज कैसे रहने वाले हैं? जी, कहीं तक बाजार ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर करने लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन बन रहा था कि हिलरी जीतेंगी और अभी लास्ट वीक से डोनाल्ड का एक्सपेक्टेशन बन रहा है, तो वो इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो अभी नतीजा जो भी आए, एक शॉक इम्पैक्ट शायद आ सकता है, बट इससे हमें एज इन्वेस्टर्स ये याद रखना चाहिए कि एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कि कभी भी बाजार जब ग्लोबल रीजन से करेक्ट होता है हमारा बाजार, तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है निवेश करने के लिए। सो इन्वेस्टर्स को ये मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, और दे शुड हैव अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दैट दे वांट टू बाय रेडी, और अपॉर्चुन टाइम जैसे ही अच्छा प्राइस करेक्शन जो कि ऑलरेडी हो चुका है दिखता है, इन्वेस्टर्स को निवेश करते रहना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। दूसरी चीज ये है कि आईटी सेक्टर के लिए मेरे ख्याल से एक हैंगओवर रहा है कि इलेक्शन हो जाने तक लोगों को ये डर था कि नए प्रोजेक्ट्स रोल आउट होंगे कि नहीं, तो वो एक हैंगओवर आईटी सेक्टर के ऊपर से उठ जाएगा, सो वो एक अच्छी चीज होगी आईटी सेक्टर के लिए। फार्मा के लिए हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी काफी नेगेटिव्स चालू हो चुके हैं। जो प्रोब आज न्यूज आया है कि प्राइसिंग के ऊपर प्रोब चालू है, दैट इज पार्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स। चाहे हिलरी आए या ट्रंप आए, शायद ये कंटिन्यू होएगा, तो फार्मा सेक्टर पे भी एक चुनिंदा स्टॉक्स पे एक प्रेशर बना रहेगा इसके कारण। बट ओवरऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे विल रिमेन कि अगर इसके कारण बाजार में करेक्शन होता है और भी यहाँ से, तो निवेश जरूर करते रहें और ज्यादा निवेश करें, बिकॉज ऐसे अपॉर्चुनिटी पे ही निवेश करके ज्यादा मुनाफा मिलता है इंडियन बाजार में। बिल्कुल, शुक्रिया गौतम जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम शेयरों पर अपनी राय, तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और इस बीच बाजार फिर से कमजोर होकर दिन के निचले स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करने में मुश्किल होती दिख रही है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।